चाइना भारत से कम 50 साल आगे है। बहुत सारे एग्जाम्पल में से एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं कि पूरे भारत देश की जितनी स्टील प्रोडक्शन की कैपेसिटी है 160 मिलियन टन, चाइना के सिर्फ एक शहर की कैपेसिटी है 300 मिलियन टन। इंडिया खुद को कहता है कि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, हम दुनिया को फार्मेसी देते हैं, लेकिन उस फार्मेसी का जो एपीआई मटेरियल आता है, उसका जो रॉ मटेरियल आता है, वो सब चाइना से आता है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। और एक टाइम पे 70s 80s के स्टार्टिंग में हम और चाइना एक जगह खड़े थे। आखिर चाइना ऐसा क्या कर गुजरा कि इतना आगे पहुंच गया?小满真的看笑了，原来印度人清醒起来比咱们自己吹得还狠。我真没想到这辈子能听到印度专家说出这种大逆不道的实话。咱们以前老听公知们吹印度都是什么硅谷 CEO 工厂、世界药房，现在快把那些滤镜碎掉吧。这位印度大咖贾扬特直接开炮了，说印度的工业底子在现在的中国面前弱得像张纸。他讲到中国钢铁工业的时候，那个表情真的，我甚至想给他寄2张纸巾擦擦眼泪。这视频最炸的地方不在于他夸中国，而在于他那种我也想努力但我真的看不到希望的无力感。他甚至直言印度现在的差距不是缺钱，而是缺一整套逻辑。听完你绝对会有一种原来我一直低估了咱们国家的自豪感，甚至会觉得有点太欺负人了。废话不多说，咱们直接看这段让无数印度网友集体沉默的降维输出。जयंत मुंदड़ा से। जयंत भाई एक्स कंसल्टेंट रह चुके हैं और आज की डेट में वो डीप रिसर्च करके सोशल मीडिया पे अपने कंटेंट शेयर करते हैं और इंडिया के बहुत सारे स्टार्टअप को उन्होंने एक्सपोज किया है और एक उनकी अलग से सीरीज चलती है डिकोड द ड्रैगन। तो हमने आज बात की है डिकोड द ड्रैगन पे कि भैया या तो आप इसको आत्मसम्मान का मुद्दा बना लो, कह रहे चाइना की तारीफ कैसे की रहे, हमारे इंडिया की तारीफ करो, चाइना की नहीं करोगे, चाइना की वजह से बुराई करो। तो अगर आपका ऐसा मन है तो आप पॉडकास्ट अभी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि अगर कोई हमसे आगे निकला तो कैसे आगे निकला, अगर मैं आगे नहीं निकल पाया तो मुझे क्या कमी रही, मैं उस कमी को सुधर के आगे बढ़ूंगा, जो आगे बढ़ा है उससे कुछ सीखूंगा, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। जब चाइना इंडिया दोनों एक जगह थे, चाइना ने क्या किया कि वो आगे निकला, उसमें आज की डेट में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो मीडिया में बाहर नहीं आती, हमने खुल के इस पॉडकास्ट में डिस्कस की है। क्या हमें कमियां हैं कि हम इंडिया चाइना नहीं बन पा रहा, हमारी इकोनॉमी की वीकनेस क्या है, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसी है, उनकी आइडियोलॉजी कैसी है, हमारा पॉलिटिकल माइंडसेट कैसा है, उनका माइंडसेट कैसा है, ये सारी बातें की हमने पॉडकास्ट में। तो अब चलते हैं सीधे पॉडकास्ट की तरफ। वेलकम जैन भाई टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, इट्स लवली बीइंग हियर सर। तो सर एक चीज है, मैंने अभी कैमरे के पीछे बोली थी, मैं कैमरे के सामने बोल देता हूँ कि मैं रिसर्च करता हूँ, दुनिया को मेरी रिसर्च पसंद है, मुझे आपकी रिसर्च पसंद है और मुझे लगता है आप मेरे से डीप रिसर्च करते हो, तो आपसे बात करने में मजा आएगा। यू आर वेरी वेरी काइंड सर, थैंक यू सो मच। चलो सर, आपकी बहुत सारे अलग अलग, अब स्टार्टअप पे बोलते हो, इंडियन इकोनॉमी बोलते हो, कंपनीज पे बोलते हो, पर एक और इंटरेस्टिंग सीरीज है डिकोड द ड्रैगन। तो ड्रैगन को डिकोड हर कोई करना चाहता है, आपने जितना किया आपकी मर्जी से, आपने जितना डिकोड किया जानना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अपन ओवरऑल बात करते हैं, व्हाई चाइना इज सो पावरफुल नाउ। 70-80 में लगभग हम बराबर ही थे इंडिया चाइना, और आज हमारा उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो माइल्स अहेड है। क्या कारण है यार? उनका एक बहुत सिंपल उनका फॉर्मूला था जो उन्होंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था। वी वांट टू एम फॉर ग्लोबल डोमिनेशन। जो एक हम कहते हैं ना कि हम एक समय पे दुनिया की सबसे ताकतवर देशों में से एक होते थे, उनका कहना है कि हम भी थे, लेकिन हमें वो वापस पाना है। हम आज की उसकी बात नहीं करते, लेकिन वो करते हैं। एंड फॉर देम इट्स अ ईगो एंड प्रेस्टीज थिंग। पर बाद में जब डेंग शाओपिंग आए, उन्होंने भी वही कहा, एंड लकीली ही स्ट्रक्चर्ड अ पाथ। हमें ग्लोबल डोमिनेशन पे जाना है। ग्लोबल डोमिनेशन ऐसे नहीं है कि हाँ भी हमें दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर आर्मी बन जाना है, कुछ बन जाना है। इट्स अबाउट एवरी सिंगल सेक्टर। तो हर सेक्टर की अलग से स्ट्रैटेजी बनती है। एंड जब मैं सेक्टर बोल रहा हूँ, इट गोज एज निशेस कि फर्नीचर की अलग एक बनेगी स्ट्रैटेजी, इलेक्ट्रिक बस की अलग बनेगी, एंड हर एक चीज की, यहाँ तक कि अगर एलईडी बल्ब बनता है उसके लिए अलग से पूरी स्ट्रैटेजी है वहाँ पे। राइट, बल्ब ऐसे बनाए जाएंगे कि हम डोमिनेट करें वर्ल्ड को हर चीज के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल, जब उनका ये आया कि बॉस हमें पोल्यूशन की बहुत ज्यादा दिक्कत है, ये क्यों हुआ था? 2008 में इनके यहाँ पे ओलंपिक्स हुआ था। अब इतनी बुरी हालत थी कि उस टाइम इनको बीजिंग के चारों ओर सारी इंडस्ट्रीज को शट करना पड़ा। बीजिंग में भी उस टाइम व्हीक्यूलर ट्रैफिक जो था, जो कि वहाँ के रेजिडेंट्स का था, वो पूरा रोकना पड़ा था। बहुत ज्यादा छीछा लेदर हो गया था, बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी। तो उन्होंने कहा कि यार दिस इज अगेन अ प्रेस्टीज थिंग, वी हैव टू सॉल्व फॉर इट। तो कैसे किया गया? 5 साल तक उसके ऊपर काम किया गया, हम प्लान हम बनाए। एंड देन प्लान वाज सो कम्प्रिहेंसिव कि उन्हें बोला कि हमें ये 5 चीजें हमें सॉल्व करनी है, जिसके थ्रू पोल्यूशन का प्रॉब्लम अपने सॉल्व हो जाएगा। एंड वो 5 चीजें कितनी थ्रेड थी आप सोचो। उनमें से एक फॉर एग्जाम्पल आता है कि जो पूरा आपका ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम 3 चीजों से हम सॉल्व करेंगे। नंबर 1 इज कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हमें एक्सपैंड करना है, इतना कि बॉस अगर किसी को भी यहाँ पे अगर काम करना है, कि दिक्कत क्या होती है पोल्यूशन की, एक शहर में इतने लोग आके रहने लग जाते हैं, फिर वो सब अपनी गाड़ियां भी चलाएंगे, शोर भी मचाएंगे,
जिएंगे भी, बाहर भी आना जाना करेंगे, तो पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करोगे? उनका ये कहना था हमें लोगों को इस शहर में लाना ही नहीं है, लोग आए अपना काम करें वापस जाएं, और उसके लिए गाड़ियां नहीं आनी चाहिए। कैसे करोगे? हाई स्पीड रेल। किसी को 150 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आना है काम करने के लिए और वापस जाना, उसे बर्डन नहीं लगना चाहिए। डेली बेसिस पे 300 किलोमीटर का जो जर्नी है उसका इजीली घंटे 1.5 घंटे में पूरा होना चाहिए, उसके लिए हाई स्पीड रेल बनाएंगे। तो मैसिवली एक्सपैंड किया गया उस नेटवर्क को। पहली लाइन इनकी 2008 में ओलंपिक्स की जस्ट पहले उनकी इनॉग्रेट हुई थी। आज की वो 50,000 किलोमीटर पार कर चुकी है। दे हैव मोर देन 4200 हाई स्पीड कॉरिडोर्स एक्टिव राइट नाउ। कॉरिडोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कॉरिडोर का मतलब रूट की मैं बात कर रहा हूँ कि बीजिंग से शंघाई, बीजिंग से हांगझाओ, कितने से? 4200 रूट्स। आप जरा सोच के देखो ये क्या हो रहा है, राइट? एंड उसके थ्रू क्या होता है, इतने सारे शहरों को उन्होंने जोड़ दिया है जहां पे लोगों के लिए ये नहीं है कि भाई अहमदाबाद अलग जगह है, सूरत अलग जगह है, रोज वहां पे आ जाके काम नहीं हो सकता है, वहां पे होता है। उसके थ्रू बहुत कुछ होता है, राइट? इतनी मेटिकुलस प्लानिंग होती है। अब जब यहाँ पे आता है कि दूसरा वाला लीवर क्या है, वो आपका होता है कि बस मेट्रो बनाओ, कि लोग शहर के अंदर आपका ये सब यूज ना करें। तो आज के दिन चाइना इज अ प्लेस जहां पे 82 से ऊपर शहरों के अंदर मेट्रो है, ठीक है? एंड हम जो कहते हैं ना हमारे दिल्ली मेट्रो के 400 किलोमीटर पार हो गए, दैट इंक्लूड्स गुड़गांव का प्लस नोएडा का, गाजियाबाद का नेटवर्क, फरीदाबाद में जो अभी हल्की सी एक लाइन है वो भी है, सब कुछ मिला करके होता है। वहां पे अगर आप देखो तो 5 ऐसे शहर है जहाँ पे 800 किलोमीटर से ज्यादा की मेट्रो कॉरिडोर है। एंड ओवरऑल 400 किलोमीटर का बैरियर अगर लगाते हैं तो 16 ऐसे शहर हैं। हमारे यहाँ खाली दिल्ली ऐसी है जहाँ पे 400 किलोमीटर है, उसके आसपास तो कोई दूर दूर तक कोई नहीं है, 200 किलोमीटर पे भी कोई नहीं आज के दिन, राइट? मैं ये नहीं कह रहा हम पीछे हैं, मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ वो कितना मेडिकल प्लानिंग हुआ। क्योंकि ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज 2014 में भी नहीं थी वहां पे, 2013 में भी नहीं थी, जब उनका प्लान पूरा पोल्यूशन एक्शन वाला जो पूरा बना था तब एग्जिस्ट नहीं करता था। तो 10 साल के अंदर किया है जो भी किया, मैसिव एक्सपेंशन हुआ है कि पोल्यूशन को हर तरीके से खत्म करना है। फिर आपका आता है थर्ड लीवर कि हर रूट पे आपका मेट्रो नहीं चलेगा, लास्ट माइल कैसे करोगे? लास्ट माइल के लिए उन्होंने क्या बोला, ये नहीं कि हमें ऑटो रिक्शा शुरू करना, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक बस चलाओ, छोटी बड़ी हर साइज की। इतना मेटिकुलस वहां पे प्लान बनता है कि वहां पे एक शहर है शेंजन के अंदर 17,000 इलेक्ट्रिक बसेज है। पूरे हिंदुस्तान में 17,000 इलेक्ट्रिक बसें आज के दिन नहीं है, उसमें एक शहर में है। मोर इंपॉर्टेंटली उन्होंने पिछले 1 साल के अंदर 1.5 लाख नई इलेक्ट्रिक बसेस को डिप्लॉय किया सड़कों के ऊपर। 1.5 लाख हमारे यहाँ पे मिला के उसका एक फ्रैक्शन नहीं है। आप जरा सोच के देखिए, अभी रिसेंट में काफी तालियां बजी कि दिल्ली के अंदर 500 नई इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं। कहाँ 500, कहाँ 1.5 लाख। यस, हमारे यहाँ पे इंडिया में सबसे बड़ा अब तक का इलेक्ट्रिक बस का टेंडर हुआ जिसमें गवर्नमेंट ने काफी सारी बसेस का टेंडर अलॉट किया है, तो उसमें 10,900 बसेस हैं। और अभी एक टेंडर आ रहा है जिसमें 6,500 बसेस है। मैं ये नहीं कह रहा बुरा है, हमने अब अग्रेसिवनेस हमने दिखानी शुरू करी है, बट पॉइंट इज वहां पे स्टार्ट से ही इतना बड़ा प्लान बनाया गया कि आज के वो साल की 1.5 लाख नई इलेक्ट्रिक बस उतार रहे हैं, राइट? और एक और मैंने डेटा देखा था, शायद आपकी के रिसर्च से था, मुझे बताना है क्या, कि 97% जो वर्ल्ड की बसेस हैं वो चाइना ही बनाता है। सो इलेक्ट्रिक बस की अगर आप बात करें, मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपसे पूछता हूँ कि दुनिया की कितनी % बसेस चाइना में मतलब कि डिप्लॉयड है आज के दिन? डिप्लॉयड है दुनिया भर में जो इलेक्ट्रिक बसेस चल रही है उसमें से कितने % चाइना में? 51%, 96.7%। 3% वर्ल्ड पूरे उस पे, बाकी दुनिया सारी मिला के 3% पे। कितनी % चाइना वाले बनाते हैं? 100% शायद अब तो, ऑलमोस्ट 100%। सो 99.83% buses as of 2025 every single bus on the road has been manufactured by a Chinese company. तो ईवी रेवोल्यूशन जो बस में है वो चाइना की ही देन है और चाइना यूज कर रहा है, देखा जाए तो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, पूरा टेक ही उन्होंने बनाया है। अब जो बाकी जो बच गया ना, जो कुछ % बचा है, उसमें भी उसमें कंपनी आती है जैसे PMI इलेक्ट्रो, इंडियन कंपनी है, JBM ऑटो है, और कई सारी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने अभी रिसेंट में टेंडर में टाटा मोटर से ज्यादा जीते, ठीक है? ये जो 4 ऐसी कंपनीज हैं उनमें से 2 भी चाइनीज टेक्नोलॉजी लेके आई हैं। एक है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो कि BYD की बसेस बना के बेचती है, दूसरी है आपकी PMI ऑटो जो कि चाइना की फोटोन की बसेस बेच रही है। सो इट्स नॉट जस्ट कि वो कुछ % पॉइंट छोड़ दिया, वो भी मेजॉरिटी यही लोग बना रहे हैं। इट्स मोर लाइक कि उनका टेक है, उनके कंपोनेंट्स आते हैं यहाँ पे, उसको फिर चीजें उसको करके बेचा जाता है। चाइना ही डोमिनेट कर रहा है, वो फ्रंट पे करे या बैक एंड में करे, करता तो है वही। एब्सोल्युटली। अब जब मैं कह रहा था कि कितना डिटेल प्लान होता है, राइट? हाँ। अब जरा सोच के देखिए कि जब मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसेस हमें सारी बनानी पड़ेंगी, सारा जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन है सारा हम इलेक्ट्रिक करेंगे, चाहे वो मेट्रोज हो चाहे ये सब हो, सबके लिए आपको क्या चाहिए कि पहली बात आपको रिन्यूएबल एनर्जी आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग से पूरा प्लान बनता है, सोलर के लिए क्या करेंगे, विंड के लिए क्या करेंगे, जो आज हम जानते हैं कि क्या क्या हुआ वहाँ पे, राइट? सिमिलरली वहाँ पे प्लान बनता है कि हमें बैटरी टेक भी पूरा करना पड़ेगा। तो रिजल्ट इज इन 2012 दे बिगन एन एक्शन प्लान जिसके अंदर दुनिया भर में लिथियम की माइंस को खरीदा जाता है, निकल की माइंस को कैप्चर किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे लीजिए, दुनिया का 55% जो निकल है वो खाली इंडोनेशिया से आता है, लेकिन दुनिया का 80% जो निकल रिफाइन होता है वो चाइनीज कंपनीज करती हैं।
समझ पा रहे हो दोनों बातों को? Got it. यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली इंडोनेशिया ने क्या बोला, हम निकल एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे। हाँ पहले करते थे, अब बोला हम रॉ निकल तो एक्सपोर्ट ही नहीं होने देंगे। तो चाइनीज कंपनी बोला हमने स्मेल्टर यहाँ के लगा लेते हैं, लेकिन कंट्रोल हमारे ही होना चाहिए। आज के दिन अगर आप जाते हो, अगर आप इंडोनेशिया, तो 70% ऑफ ऑल दी स्मेल्टिंग कैपेसिटी फॉर निकल इज बेसिकली फ्रॉम दीज पीपल। ऐसा सिल्वर में भी तो ऐसे ही है ना, सिल्वर में ये सबसे ज्यादा निकलता कहीं और, ऐसे पेरू या कहीं निकलता है बिल्कुल। लेकिन सबसे ज्यादा रिफाइनिंग सिल्वर की चाइना में ही होती है। बोले आना तो Absolutely. इधर ही मैं आपको पड़ेगा। नंबर बताता हूँ। तो सर ऐसा है कि सिल्वर आपके दो तरीके से आता है। नंबर 1 70% जो सिल्वर होता है दुनिया का, वो आता है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ आपका जिंक का प्रोडक्शन, कॉपर का प्रोडक्शन एंड लेड का प्रोडक्शन। बाकी जो 30% के आसपास हुआ, वो मेजरली आपका आता है मेक्सिको से, देन आता है पेरू, थर्ड नंबर पे चाइना। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो 70% ऑफ सिल्वर इज रिफाइंड विद इन चाइनीज बॉर्डर्स। तो दुनिया भर सिल्वर माइन होकर के, प्रोड्यूस होकर के पहले चाइना जाता है, 70% वहां पे रिफाइन होता है। एंड इट्स फॉर एवरी कैटेगरी। आप कॉपर की बात कर लो, 60% ग्लोबल स्मेल्टिंग कैपेसिटी वहां पे है। आप स्टील की बात कर लो, 55% वहां पे। खाली मेटल्स ही नहीं, आप सीमेंट की बात कर लो, 56% प्रोडक्शन कैपेसिटी वहां पे है। जैसे हम कहते हैं इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, Yeah. उसका कनेक्शन भी है तो चाइना से ही। एब्सोल्युटली सर। लोग ये रियलाइज नहीं करते कि जो हम दवाइयाँ हम खाते हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल। पैरासीटामोल के अंदर जो आपका, इनफैक्ट पैरासीटामोल अच्छा एग्जाम्पल आपको एक एंटीबायोटिक है जो कि बहुत ज़्यादा चलती है हमारे देश में, मैं पेनिसिलिन जी, राइट। पेनिसिलिन जी 100% पूरा चाइना से इंपोर्ट होता है। उसका केपीआई जो रॉ मटेरियल होता है, 100%। कुछ एपीआई होता है। सो दो चीजें होती हैं, एक होती है एपीआई और उसके पीछे जो आता है उसको बोलते हैं केएसएम। हाँ तो बेसिकली एपीआई होता है आपका इंटरमीडिएरी और केएसएम होता है जिससे इंटरमीडिएट बनता है। तो बेसिकली आप ऐसे समझिए ब्रॉडर टर्म्स पे कि लगभग 80% जो एपीआई इंडिया में यूज होता है, इंडिया में दवाइयां बनाने के लिए, वो आता है चाइना से। और जो 20% एपीआई हम खुद बनाते हैं उसके लिए जो केएसएम होता है, यानी की स्टार्टिंग मटेरियल, वो भी 60% चाइना से ही आता है। तो रिजल्ट इज, अभी जब कोविड आता है, राइट, तो होता क्या है, इनमें से कई चीजों के ऊपर चाइना ने करे हाथ टाइट, क्योंकि पहले हमें चाहिए। रिजल्ट इज यहाँ पे अब प्रोडक्शन इम्पैक्ट आता है, सप्लाई पे आता है दिक्कत, प्राइसेस ऊपर जाते हैं, गवर्नमेंट को आता है गुस्सा कि यार ये क्या तरीका है, हमारी जनता को जरूरत है, दवाइयां वाले बोल रहे हैं हम बना नहीं सकते। तब जाके फिर आती है कि पीएलआई स्कीम मेडिकल की भी बनाओ, जिसके अंदर दवाइयों के जो एपीआईज हैं वो यहाँ पे बननी चाहिए। तो रिजल्ट इसकी औरोबिंदा फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज ये बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, एंड अब एक एक करके वो प्लांट्स लाइव हो रहे हैं, जिससे जो डिपेंडेंसी हमारी एपीआईज के लिए 80% तक है, वो गिर के शायद 40% तक आएगी आने वाले और 3-4 साल के अंदर। सो अच्छे कदम है, उठाए जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उस रास्ते पे जा रहे हैं। आज के दिन थोड़ा सा डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है चाइना के ऊपर। मतलब अगर आज की डेट में कोई व्यक्ति कहता है हमारे पास सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो बोले भाई चेक कर ले, कहीं ना कहीं चाइना ही रिफाइन कर रहा होगा। हर चीज में हो या रहा हम है। कहते हैं यार ये चीज हम बना रहे हैं, मैं देख ले रॉ मटेरियल या टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं चाइना से आ रही होगी। वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व है हर चीज में। हर चीज में है सर, हर एक चीज में। आपको एग्जांपल देता हूँ सर मैं एक, एप्पल का नाम सब जानते हैं, राइट। 2013 में जो उसके अंदर पीसीबी जो चिप्स लगती हैं, राइट, अलग तरह की चिप्स होती है, जिसमें एक पीसीबी होती है, बहुत ही उतनी कोई हाईटेक चीज नहीं होती। 2013 में आईफोन्स के अंदर एक भी पीसीबी चिप चाइना से नहीं लगती थी, ठीक है। आज के दिन भी चाइनीज कंपनी नहीं लगा रही है, जापानीज ताइवानीज कंपनी से वो लोग कर रही हैं, लेकिन 88% ऑफ द चिप्स आर नाउ मेड इन चाइना। जो पीसीबीज वहां पे लगते हैं आईफोन के अंदर, 88%। और ये डेटा मैं खुद से नहीं बोल रहा, विष्णु वेणुगोपाल जी हैं जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं तमिलनाडु कैडर के, तमिलनाडु गाइडेंस नाम से जो वहाँ की इंडस्ट्री प्रमोशन बॉडी है, उसके सीईओ भी रह चुके हैं। उन्होंने पूरा पेपर निकाला था, वो हार्वर्ड गए थे या कहाँ गए थे, जहाँ पे उन्होंने स्टडी किया, पूरा पेपर निकाला। तो 88% ऑफ द पीसीबीज आर नाउ मेड इन चाइना। मोर इंपॉर्टेंटली जो 10 साल हुए, उसमें जो लोगों ने सीख लिया वहां पे कि अच्छा ठीक है, जापानीज कंपनी के लिए काम हम कर रहे हैं चाइना के अंदर, ये कैसे बनता है, उन लोगों ने अपने खुद के प्लांट लगाए। रिजल्ट इज, हाँ, एप्पल के आईफोन के अंदर पीसीबी जो चाइना में बन रही है वो भी वो लोग नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो बाकी जो कंपनीज है, ओप्पो, वीवो, हुआवे, शाओमी, सबके फोन के अंदर पीसीबी आज की चाइना की बन के लगती है। सेक्टर बाय सेक्टर डोमिनेंस ऐसे क्रिएट किया जा रहा है। जो नहीं आता बाहर के लोगों लेके आओ, सीखो, और 10 साल के अंदर देखो पूरा डोमिनेशन है। इसे इनकी स्पीड इतनी फास्ट क्यों होती है भाई? चाइना में अगर जैसे आपने कहा 12-13 में सोचा है पोल्यूशन हटा देंगे, और आज तो बीजिंग का आसमान साफ, और ये इतना इतना सारी चीज सोची, सब हो गई। तो ये स्केल कैसे है इतना बड़ा? जो इनके पास कहेंगे ना कि जो लेबर फोर्स है यार वो टेक्निकल है, स्किल्ड कैसे आते हैं इतने लोग? सर एक बहुत प्यारी चीज है यहाँ पे कि सरकार एक्चुअल में करना चाहती है, मैं ये नहीं कह रहा हमारी वाली नहीं करना चाहती, बट एक चीज आप फर्क समझिए, वहां पे हमारे यहाँ जो पीएसयूज होते हैं वो सारे स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में है, वहां पे भी स्ट्रैटेजिक सेक्टर में भी, बाकी में भी है, एंड वहां पे पीएसयूज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब आप सोच के देखिए 60% जो उनका मार्केट कैप है पूरे जो एक्सचेंज का, जितने भी जो वहां पे जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनका मार्केट कैप कंबाइन कर दो, 60% वहां पे लिस्टेड कंपनी आपकी स्टेट ओन कंपनी से आता है।
अब जैसे सोच के देखो, दुनिया की सबसे बड़ी जो गाड़ियां जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज हैं या बनाने वाली कंपनीज हैं, सबकी सब वहाँ पे स्टेट ओन कंपनीज हैं। आप साइक ले लो, SAIC, जिसकी इंडिया में MG मोटर चलती है, जो कि JSW के साथ है, उसका 35% JSW ग्रुप ने ले रखा है। साइक कौन सी कंपनी है? मेजॉरिटी होल्डिंग चाइनीज गवर्नमेंट, ठीक है। चाइना का सबसे बड़ा गाड़ी एक्सपोर्ट कौन करता है? चेरी नाम से एक ब्रांड है। चेरी शुरू किसने किया? वहां की 2 म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स ने मिलकर एक कंपनी शुरू कर दी। हमारे यहाँ म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स कचरा नहीं उठा पा रही है, राइट। मैं ये मॉक करने की बात नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है कि हम सोचे कि यार वो लोग ऐसे क्यों कर पा रहे हैं। इट्स बिकॉज क्योंकि एक बहुत क्लियर मैंडेट है। अगर आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, आपका प्रमोशन इस बेसिस पे नहीं होगा कि आपको कितने साल हो गए हैं, आपका प्रमोशन इस बेसिस पे होगा कि व्हाट डिड यू डिलीवर। उससे बहुत फर्क आता है। वहां पे मेरिटोक्रेसी पे होता है, इसके ऊपर नहीं होता कि अच्छा ठीक है आपको इतने साल हो गए या आप इसकी जान पहचान वाले हैं, आप तो इनकी फैमिली से आते हैं, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे इससे फर्क पड़ता है व्हाट डिड यू डिलीवर। आपको एग्जांपल एक देता हूँ। आप ये जो मैं बस की अभी हम बात कर रहे थे, उसी से रिलेटेड करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बस बनाने वाली कंपनी कौन है पता है सर? यूटोंग। यूटोंग एक चाइनीज कंपनी है। ये शुरू हुई थी 1970s में या शायद 60s में, और एक स्टेट ओन्ड कंपनी थी जिसका काम था बाहर की कंपनी जाके यहाँ पे बसें जो बेच रही है उसको रिपेयर करने का काम यहाँ होना चाहिए। यूटोंग रिपेयर करने के लिए बनाई गई। वॉक्सवैगन की बस यहाँ बिकेगी, किसी और की बिकेगी, उसको रिपेयर यहाँ पे किया जाए। 90s में उन्हीं का एक ब्यूरोक्रेट है जिसको अपॉइंट किया जाता है कि बॉस वी नीड टू स्केल थिंग्स अप। ये ब्यूरोक्रेट वहां पे क्या करता है? ये बोलता है हम बस खुद की बनाएंगे। बहुत ही बेकार बस बनाते हैं। आप उनकी फोटोज देखोगे ना, आपको लगेगा यार ये तो मतलब हमारे DTC में जो बसें चलती थी दिल्ली में वो वाली लग रही है हमें, बिल्कुल ही बेकार, अच्छा नहीं लगता देख के। होता क्या है, 10 साल बाद वो कंपनी साल की 25,000 बसेस बनाने लग जाती है। ये बहुत बड़ा नंबर है। मोर इंपॉर्टेंटली 2003 में वहां की सरकार बोलती है हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो उस कंपनी को, यूटोंग को चुना जाता है कि इसको हम प्राइवेटाइज करेंगे। तो ये जो ब्यूरोक्रेट था जिसको मैंने आपको बताया, ये आदमी बोलता है मैं अपनी 20 लोगों की टीम में लाता हूँ, आई विल रेज प्राइवेट कैपिटल एंड मैं एक्वायर करूंगा। वो जाके यूटोंग को खरीद लेते हैं। उस टाइम पे $300 मिलियन में वो खरीदते हैं यूटोंग को। आज के दिन यूटोंग की वैल्यूएशन है $10 बिलियन। ये दुनिया की सबसे बड़ी बस मेकर है। ये साल की 1.5 लाख बसें बनाती है, 1.4 लाख बसें ये बनाती है साल की। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बस मेकर भी ये है। इंडिया में इनका कुछ हमें देखने को नहीं मिलता, बट एक एक करके हर मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। क्यूबा देश आपने सुना है? हाँ। क्यूबा में 90% बसेस इनकी चलती है आज के दिन। आपने नाइजीरिया सुना है सर? नाइजीरिया में 60% बसेस इनकी चलती है। एक एक करके माइक्रो मार्केट कैप्चर भी कर रहे हैं बाहर जाकर के। ये साल का आज के 48,000 बसेज लोग प्रोड्यूस लोग करते हैं सर। 48,000 में से 28,000 ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं साल का। सॉरी मैं आपको 48,000 बसेस ये लोग साल का एक्सपोर्ट करते हैं। उनमें से 28,000 EVs होती हैं, इलेक्ट्रिक बसेस। आप समझ पा रहे हो सर इन्होंने क्या किया? हमारे यहाँ इतनी बसेस नहीं है जितनी एक कंपनी साल का एक्सपोर्ट कर देती है। एक कंपनी का एक्सपोर्ट है, एक कंपनी का देश का नहीं है। और ये सब किसने किया? एक ब्यूरोक्रेट ने। एंड दिस इज नॉट जस्ट वन केस, अक्रॉस द बोर्ड। वो जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट वाले जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, राइट, जिसने ये चेरी नाम से कंपनी शुरू की, जो आज की दुनिया भर में 11 अलग अलग ब्रांड्स की गाड़ियां बेचती है और 65 से ऊपर कंट्रीज में इनकी गाड़ियां एक्सपोर्ट होती है। वो 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के लोगों ने शुरू किया था। वो ब्यूरोक्रेट्स थे। उन्होंने शुरू किया कि बॉस यू हैव टू डिलीवर समथिंग एल्स, बिकॉज देन CCP हमें बोलेगी तुम और अच्छा काम करो, इधर आओ। वहां पे उस चीज को रिवॉर्ड किया जाता है। मेरिट कम्स बिफोर एनीथिंग एल्स। अगर कोई ब्यूरोक्रेट दिखाता है कि मैं कुछ और अलग से डिलीवर कर सकता हूं तो होता है। दूसरा एक रीजन सर क्या है, हमारे यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड है। प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं, CM डिसीजन लेते हैं। MLAs के पास उतनी पावर्स होती ही नहीं है। अगर कोई मिनिस्टर नहीं है तो अलग बात है, अदरवाइज MLAs उतने डिसीजन नहीं लेते। मेयर का तो सर काम क्या होता है किसी को पता ही नहीं। रिजल्ट इज हमें ये पता है कि न्यूयॉर्क में मेयर जो है वो जोरान ममदानी है, हमें अपना मेयर नहीं पता। मैं चैलेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे स्टूडियो में भी बहुत सारे लोग बैठे हैं और किसी को पता है कि मेयर कौन है, हाथ उठाओ। सर आपको पता है? चलो आप सर बहुत कनेक्टेड हो, बट पॉइंट इज नहीं पता होता, राइट? क्यों ऐसा क्यों है सर? रीजन करता क्या है अगर पूछेंगे? एक्जैक्टली माय पॉइंट सर। पता नहीं यार, और जगह जगह भाषण देता है, फीते काट लेता है, 2-4 चीजें। और सर वो एक रबर स्टैम्प बन चुका है। एंड ऐसा होना नहीं चाहिए। चाइना में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो किया वो किसका डिसीजन? 2 मेयर थे, राइट? 2 मेयर्स ने मिलकर बोला यार ये मिलके करते हैं, हम चीप लैंड देंगे, सब कुछ करेंगे। 2 ब्यूरोक्रेट्स को लगाया, उन्होंने फिर अपनी टीम बनाई। उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे गाड़ियां बनाएंगे, एंड दैट इज हाउ इट हैपेंड। एंड ये खाली एक नहीं है, फिर सर एक और कंपनी आती है। सो बेसिकली चाइना में 5 ऐसी, अगर आप 50 वहां पे गाड़ी की कंपनीज है, 52 कंपनीज है जो कि गाड़ियां बनाती है ओवरऑल, जिनका बसेस या ओवरऑल? वैसे मैं आपकी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। वहां पे 50 से ऊपर ऐसी कंपनी है जो गाड़ियां बनाती है। BYD की जो थी ना, उसने कहा यार यहाँ पे 120 कंपनियां हैं, लगभग 100 बंद हो जानी चाहिए। हो ही रहा है सर, बयान था उनका। उसको बोलते क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, वो कर रहे हैं। हाँ बोले बंद करो। 120 में से 100 बंद करने की बात हो रही। नहीं सर ऐसे ही होता है। तो पॉइंट इज वहां पे भी सर यही हुआ कि अब 50 वहां पे ऐसी गाड़ी की कंपनी है,
50 में से अगर आप देखो कि 80% मार्केट शेयर घुमा फिरा के 10 कंपनीज का है, उन 10 को अगर आप उठाओगे उनमें से 5 स्टेट ओन कंपनीज है, और ब्यूरोक्रेट के द्वारा बनाई हुई या सब उन्होंने गवर्नमेंट बनाया के सर, आइडियाज। सब उन्होंने बनाया है। दुनिया का सबसे जो बड़े बड़े जो आपकी जो गोल्ड माइनर्स हैं, हाँ हाँ हाँ, उनमें से 2 कंपनीज आज की चाइनीज हैं, स्टेट ओन, बोथ आर स्टेट ओन। कौन चला रहा है सर? सरकार चला रही। रिजल्ट्स डिलीवर, तो भैया उनको भी प्रमोशन मिलता है, उनको बड़ा दर्जा मिलता है। उन्हीं में से लोग हैं जो कि आज की सीसीपी के मेंबर्स हैं, वहां पे लोगों को दिखता है कि बस हम करेंगे तो हम कल को हो सकता है आज से 20 साल 30 साल बाद हम भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। जो 4000 लोग पूरा देश चलाते हैं उनमें से एक हो सकते हैं। वहां पे वो पॉसिबिलिटी नजर आती है, यहाँ पे वो नहीं आती सर। आप सर ऐसे सोचिए, इंडिया इतना आगे जो बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। मैंने एक बुक मैंने पढ़ी थी, गुरचरण दास जी हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि बेसिकली इंडिया एक ऐसा देश है जो कि मतलब अगर एक ब्यूरोक्रेट कुछ अच्छा करता है, दूसरा मतलब कि उतना ही खराब भी कर देता है, तो बात उतनी होती है। लेकिन अगर कभी हो ना कि 10 में से 6 अगर अच्छा करने लग जाए, तो होता क्या है, इंडिया 6% पे जो नॉर्मल ग्रो करता है वो 8 पे करने लग जाता है। इंडिया 7-8 पे आज की कर रहा है। दैट इज नॉट बिकॉज कि हाँ पॉलिटिशियन को ऐसे बैठे हैं, ऑफकोर्स उनका रोल होता है, बट इन दी एंड देश ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। तो अगर 6 के ऊपर बढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई अच्छा काम कर रहा होगा, राइट? सब पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात है ना, कि अगर एक बंदा कुछ करना भी चाह रहा है, उसको ऊपर से सपोर्ट है तो वो कर भी जाएगा, ऑफकोर्स। और ऊपर से अगर उसकी टांग खींच लिया, ट्रांसफर कर दिया, तो कैसे कर बिल्कुल पाएगा? बिल्कुल सर, 100%। जैसे हमारे जो ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स हुए, हाँ। वो इसलिए क्योंकि एक आदमी को इतना मतलब कि एम्पावरमेंट किया गया कि भाई तुम करो, सब उसका फर्क आता है। भाई एक बार फ्री हैंड दे दोगे तो समझदार लोग तो बैठे हैं, ये तो हम मानते हैं कि भाई बिल्कुल। बंदे के पास इंटेलिजेंस है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर है, बस उसको इंटेंशन आ जाए और ऊपर से सपोर्ट आ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं खाली एक चीज से क्लियर कर दूं, बहुत लोगों को लगता है कि भाई हमारे यहाँ तो ब्यूरोक्रेट्स पैसे खाने के लिए बैठे हैं, करप्शन के लिए बैठे हैं। मैं खाली इतना कह दूं कि यार हर जगह देखो बैड एप्पल्स होते हैं, चाइना में भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जब उनको वहाँ पे उनको काम तमाम हो जाता है। सो इट्स मोर अबाउट कि क्या होगा अभी। जैसे आई होप मैं इसलिए ट्रबल में ना आ पाऊँ, बट जैसे दिल्ली में हमारे एक IAS ऑफिसर थे, उन्होंने पूरे स्टेडियम को बंद करवा दिया था कि भाई मेरे डॉग को मुझे वॉक करवानी है। हाँ। तो उनको जब ये मीडिया में आया तो उनको पनिशमेंट पोस्टिंग के नाम पे उनको भेज दिया लद्दाख। आज के दिन फिर उनको वापस बुला लिया है। जो DDA है, जो कि आपका दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, आज के वो चला रहे हैं। सो यहाँ पे ये चीज होती है, चाइना में कोई सोच नहीं सकता। बस बंदे को पता है कि वहाँ कुछ गलत करने की कॉस्ट बहुत बड़ी है और अच्छा करने का रिवॉर्ड भी उतना बड़ा है। हाँ, तो वो सिंपल सा है ना कि वो ग्रीड और फियर ही चलाता है आदमी को। बिल्कुल। उधर ग्रीड भी बड़ी है, फियर भी बड़ा है। इधर ना लालच, इधर ना डर है ना लालच है। बिल्कुल सर। एंड मैं वापस बोल रहा हूँ, ये पूरा सिंगापुर मॉडल है, हाँ। पूरा सिंगापुर मॉडल है। यहाँ से वहां भेजे जा रहे हैं, वहां से वो सीख के वापस आ रहे हैं, फिर वहां पे कर रहे हैं। और सिंगापुर में देखो ना, एक आदमी ने बदल दिया। एक आदमी ही काफी है बदलने के लिए, पावर हो और इंटेंशन हो तो। बिल्कुल सर माइंडसेट लेवल पे चलो अपने चाइनीज गवर्नमेंट का माइंडसेट समझ लिया, चाइनीज बिजनेस का माइंडसेट बदल लिया। इंडियन गवर्नमेंट का माइंडसेट क्या है बिजनेस को लेके? भाई हमारी ग्रोथ इतनी फास्ट क्यों नहीं, लेट बैक क्यों है कि कर लेंगे, हो जाएगा, चलता है। वो कहते हैं बोल दिया तो करना है, कर गुजरेंगे। इतना क्यों नहीं होता, क्या डिफरेंस? सर, आई थिंक आप भी सर उतने समझदार हैं कि यहाँ पे दिक्कत वो नहीं है कि करना नहीं चाहते। यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमारी गवर्नमेंट काफ़ी ब्रोकन है। गवर्नमेंट मतलब मैं खाली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। अब मान लीजिए कोई पॉलिसी लेके आए कि हाँ जी हम ये करेंगे एटसेट्रा, ये इंसेंटिव मिलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया हम इस पे पैसे लगाएंगे। इम्प्लीमेंट किसको करना है? ग्राउंड लेवल पे, राइट? अब ग्राउंड लेवल जब करने जाओगे, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की भी मतलब कि एक आपके जो म्युनिसिपल लेवल पे जो लोग होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोग होते हैं, वो आएंगे आपके पास। उनसे कैसे आप डील करोगे? वो लोग किसी से नहीं डरते सर, आप भी जानते हो। उनको MLA का डर नहीं है, उन्हें MP का डर नहीं है, उन्हें मिनिस्टर का डर नहीं है। क्यों? उनको पता है ये जो आ रहे हैं MLA MP, ये तो 5 साल के लिए है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, 5 साल बाद किससे काम करवाओगे? करवाना तो मुझसे ही पड़ेगा।这简直就是印度的大型破防现场。说实话，看完这个视频，我感触最深的不是那个50年的数字，而是那种认知上的觉醒。当一个对手不再盲目自信，而是开始冷静地拆解你的优势时，这才是最可怕的。但话又说回来，一方面你会觉得这差距确实挺直观的，但另一方面我又在想，这真的是50年的问题吗？还是说其实根本不是时间能解决的事？因为有些东西好像不是你努力追就一定追得上的。你们觉得印度还有翻盘的机会吗？在评论区跟小满说说吧，咱们下期见。